गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले लेकर आया हूँ जिसका नाम है किंग लियर। दिस इज़ ए ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर का यह एक ट्रेजेडी है। ओके, इसकी सेटिंग है ब्रिटेन और 1905 में ये बुक पब्लिश हुआ था। इसके कैरेक्टर को देखते हैं। लियर ये किंग ऑफ ब्रिटेन है, यानी ब्रिटेन का ये राजा है। 80 ईयर्स ओल्ड। ओके, 80 साल का ये बूढ़ा ब्रिटेन का राजा है। ही हैड 3 डॉटर्स। इसके पास 3 बेटियां थीं। फर्स्ट गोनेरिल और सेकेंड बेटी रीगन और थर्ड बेटी का नाम कॉर्डेलिया था। ओके, गोनेरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। तो कैरेक्टर को आप समझें। नेक्स्ट कैरेक्टर किंग ऑफ फ्रांस, यानी कॉर्डेलिया की शादी किंग ऑफ फ्रांस से हुई थी। और सेकंड कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर ड्यूक ऑफ कार्नवाल। ओके, ड्यूक ऑफ कार्नवाल ये रीगन की शादी ड्यूक ऑफ कार्नवाल से हुई थी। इसका शॉर्ट की फार्मूला यहाँ पे है रेको, यानी रीगन की शादी कार्नवाल से हुई है। और नेक्स्ट कैरेक्टर ड्यूक ऑफ अल्बनी, ये जो बड़ी बेटी है गोनेरिल, इसकी शादी ड्यूक ऑफ अल्बनी से होती है, यानी इसका शॉर्ट की है गोवा। याद करिए, गो फॉर गोनेरिल और ए फॉर अल्बनी, यानी ड्यूक ऑफ अल्बनी से शादी इसकी हुई है। ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ओके, और नेक्स्ट कैरेक्टर ड्यूक ऑफ बरगंडी, ये कॉर्डेलिया से शादी करने से ये इनकार कर देता है। यहाँ पे ड्यूक ऑफ बरगंडी और किंग ऑफ फ्रांस शादी करने के लिए कॉर्डेलिया से आते हैं, तो ड्यूक ऑफ बरगंडी जो है ये शादी से इनकार कर देता है। आगे प्ले में आप समझेंगे। और किंग ऑफ फ्रांस से ये शादी करती है। और ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सा ये शादी करने से कौन सा कैरेक्टर वो इनकार कर देता है। तो ड्यूक ऑफ कार्नवाल दिया रहेगा, ड्यूक ऑफ अल्बनी, ड्यूक ऑफ बरगंडी, किंग ऑफ फ्रांस। ओके, तो ड्यूक ऑफ बरगंडी ये शादी करने से इनकार कर देता है, इसे ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर अर्ल ऑफ केंट। अर्ल मीन्स होता है सामंत, यानी सबसे बड़ी पदवी होती है। तो राजा के यहाँ ये अर्ल है, अर्ल ऑफ केंट। 48 ईयर्स ओल्ड, 48 साल का है ये। और सेकेंड नेक्स्ट है अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर और ग्लाउसेस्टर। ओके, ये भी अर्ल है, ग्लाउसेस्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर एडगर, सन ऑफ ग्लाउस्टर और ग्लाउसेस्टर। देखिए, ग्लाउसेस्टर या ग्लाउस्टर भी इसको कहा जाता है। तो ये एडगर जो है ये ग्लाउसेस्टर का बेटा है। ओके, ग्लाउसेस्टर का बेटा एडगर। और नेक्स्ट कैरेक्टर एडमंड, ये बास्टर्ड सन ऑफ ग्लाउसेस्टर, यानी ये नाजायज, बास्टर्ड मीन्स होता है नाजायज संतान। तो एडमंड जो है ये बास्टर्ड सन है, नाजायज संतान है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सा बेटा इनका नाजायज संतान है। तो एडमंड जो है ये बास्टर्ड सन है और ये जायज़ बेटा है, लीगल। ओके, एडगर, और ये नाजायज संतान है। नेक्स्ट कैरेक्टर कुरान, ये कोर्टियर है। नेक्स्ट ओसवाल्ड, ओसवाल्ड स्टीवर्ड टू गोनेरिल, ये गोनेरिल का सर्वेंट है। ये गोनेरिल का सर्वेंट ओसवाल्ड है। ओके, तो सभी कैरेक्टर्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सीन्स टोटल, अगर सीन पूछा जाता है कि हाउ मेनी सीन्स आर देयर इन किंग लियर, तो 26, इसमें 26 सीन्स हैं। यानी यहाँ पे
54773 दिया गया है, मीन्स फर्स्ट एक्ट में 5 सीन्स हैं, सेकेंड एक्ट में 4 सीन्स, थर्ड एक्ट में 7 सीन्स और फोर्थ एक्ट में 7 सीन्स और फिफ्थ में 3 सीन्स हैं। ओके, टोटल 26 सीन्स हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन पूछा जाएगा तो आप इसे भी देखिए। 26 सीन्स टोटल हैं। आगे देखते हैं। गोनेरिल यानी फर्स्ट बेटी आपको बताया गया पीछे कि गोनेरिल की बड़ी बेटी है, मैरिज ड्यूक ऑफ अल्बनी, ड्यूक ऑफ अल्बनी से ये शादी करती है। शॉर्ट के देखिए गोवा। ओके, तो गो मीन्स गोनेरिल, ए फॉर अल्बनी, ड्यूक ऑफ अल्बनी से शादी करती है। सेकेंड डॉटर रीगन ड्यूक ऑफ कार्नवाल से शादी करती है। शॉर्ट की इसका रेको। ओके, थर्ड कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस से शादी करती है। COF कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस। ड्यूक ऑफ बर्गंडी रिफ्यूजेस टू मैरी कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसका सोर्स है, फर्स्ट सोर्स क्रॉनिकल्स ऑफ हॉलिंसेड, सेकंड सोर्स सिडनीज आर्केडिया, सिडनी का आर्केडिया है, और थर्ड सोर्स है द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स बाय जॉन हिगिंस। ओके, तो एग्ज़ाम में कोई भी दिया रहेगा, एक दिया हो सकता है या तीनों दिए रहेंगे, तो इसे आप ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग, ये लियर कहता है 32 में, मीन्स एक्ट थर्ड सीन 2 में किंग लियर कहता है। नेक्स्ट है एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू देम गॉड, ये ग्लाउसेस्टर कहता है। इसमें एक और है दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट, दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट, ये भी ग्लाउसेस्टर कहता है 41 में, मीन्स एक्ट 4 सीन फर्स्ट। राइपनेस इज ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। राइपनेस इज ऑल कहाँ से लिया गया है? अगर बुक देता है तो किंग लियर से, कैरेक्टर कौन बोलता है तो एडगर। ओके, राइपनेस इज ऑल एडगर बोलता है 52 में, यानी एक्ट 5 और सीन 2 में एडगर बोलता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे किंग लियर का ये चार्ट दिया गया है, सब आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए गोनेरिल, उनकी बेटी रीगन और कॉर्डेलिया। गोनेरिल की शादी अल्बनी से होती है और रीगन कार्नवाल। ओके, और ग्लाउसेस्टर अर्ल ऑफ, ये ग्लाउसेस्टर अर्ल हैं, और एडमंड। ओके, ये एडगर और एडमंड इनका बेटा, ये बास्टार्ड सन एडमंड है और एडगर इनका जायज़ बेटा है और एडमंड जो है नाजायज़ बेटा है ग्लाउसेस्टर का। ये एडगर जो है ये देश निकाला है, ये निकाल दिया जाता है तो ये नाम चेंज करके अपना ये रहता है। इसको पुअर टॉम, ये पुअर टॉम नाम बदल करके एडगर रहता है। और यहाँ पे देखिए केंट, अर्ल ऑफ केंट जो है ये भी अपना नाम बदल करके KES CAIUS, इसे भी आप ध्यान में रखिए, अपना नाम चेंज करके। आगे प्ले में आप समझेंगे
केयस या कायस आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो कुछ भी आप पढ़िए, केयस और कायस। और यहाँ पे ओसवाल्ड, ये गोनरिल का स्टीवर्ड नौकर है। गोनरिल ओसवाल्ड। ओके, ये फूल, किंग लियर के यहाँ फूल रहता है, जेस्टर, हंसी मजाक करने के लिए। ओके, तो प्ले को हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट प्ले। प्राचीन काल की घटना है। इंग्लैंड में लियर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा थी। कोई भी ऐसा साधन न था जो उसके पास न हो। धन संपत्ति, नौकर चाकर, रानियां तथा दासियां, सभी कुछ उसके पास मौजूद था। लेकिन फिर भी वह बड़ा बदकिस्मत था। सब कुछ होते हुए भी वह कंगाल था। दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो संतान का सुख होता है, उसी से वह वंचित था। रात दिन राजा को बस यही चिंता खाए जा रही थी कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा, कौन उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। यही सोचते सोचते वह घुला जा रहा था। एक दिन परमात्मा की कृपा उस पर हो ही गई और उसके यहाँ एक एक करके 3 बेटियों ने जन्म लिया। समय के साथ साथ तीनों लड़कियां बड़ी होती जा रही थी और तीनों की सुंदरता देखने योग्य थी। उनमें सबसे बड़ी लड़की का नाम गोनेरिल था और मझली बेटी का नाम रीगन और सबसे छोटी बेटी का नाम कॉर्डेलिया था। राजा अपनी तीनों लड़कियों से बड़ा प्रेम करता था। वह उन्हें अपने बेटे के समान ही मानता था और उसी प्रकार उनकी परवरिश कर रहा था। लेकिन सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को वह कुछ ज़्यादा ही स्नेह करता था और वह भी राजा से बेहद प्रेम करती थी। एक दिन वह भी आया जब तीनों लड़कियां जवान हो गई। अब राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपनी बेटियों के लिए योग्य वरों की तलाश शुरू कर दी। वह चाहता था कि अच्छे से अच्छे वर तलाश करके वह अपनी बेटियों की शादी करे। एक दिन उसे अपनी पसंद के वर मिल ही गए। इस तरह बड़ी बेटी गोनेरिल की शादी अल्बनी के राजकुमार के साथ हो गई। मझली बेटी रीगन की शादी कार्नवाल के सुंदर राजकुमार के साथ हुई। उसकी छोटी बेटी कॉर्डेलिया अभी छोटी थी, इसीलिए उसकी शादी अभी नहीं की गई थी। वह कुंवारी रह गई। उसकी खूबसूरती की चर्चा देश के कोने कोने में फैली हुई थी तथा दूर दूर के देशों से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन फ्रांस का राजा और बरगंडी का राजकुमार उसे बेहद चाहते थे। इन दोनों की तो यह दशा थी कि वे दोनों कॉर्डेलिया से शादी करने की उम्मीद में राजा लियर के दरबार में रहने लगे थे। उधर राजा लियर तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। उसकी शारीरिक क्षमता तेजी से घट रही थी और राजकाज के कार्यों से भी उसका जी उकताने लगा था। एक दिन उसके दिल में विचार आया कि क्यों न मैं अपना सारा राजपाट छोड़कर अपनी बेटी के हवाले करके बाकी का जीवन शांति से बिताऊं। यह विचार आते ही उसने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरी लाडली बेटियों, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो चला हूँ। अब मेरे अंदर इतनी जान नहीं कि राजपाट का भार संभाल सकूं। इसीलिए मैंने सोच विचार कर फैसला किया है कि यह राजकाज की जिम्मेदारी तुम लोगों को सौंपकर अपने परलोक की भी कुछ चिंता करूं। लेकिन राज्य का बंटवारा करने से पहले मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है। उसी के मुताबिक मैं अपने राज्य का बंटवारा करूंगा। यह सुनते ही राजा की बड़ी बेटी गोनेरिल ने कहा, पिताजी, मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ कि आपसे ज़्यादा प्यारा मुझे कोई और नहीं लगता है। इतना सुनते ही राजा लियर बहुत खुश हुए और उसने उसी समय उसे राज्य के एक हिस्से की रानी घोषित कर दिया।
मछली बेटी रीगन ने जब यह देखा कि बड़ी बहन को इतनी सी बात पर ही राज्य का एक हिस्सा मिल गया तो वह कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी उससे बढ़कर जवाब दिया, पिताजी, गोनरिल ने तो 2 शब्द बोलकर इतना प्यार प्रकट कर दिया, लेकिन मेरे मन में आपके लिए जो स्नेह छिपा है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मैं जीवन भर भी बोलती रही तो आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है वह प्रकट नहीं हो सकता। आपके प्रति जो मेरे दिल में प्रेम है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपके प्रेम की हद नहीं बता सकती। आपके स्नेह में मैं धन तो क्या अपनी जान तक दे सकती हूँ। यह सुनकर राजा लियर की प्रसन्नता दोगुनी बढ़ गई। उसने फौरन राज्य का दूसरा हिस्सा मछली बेटी को सौंप दिया और उसे वहाँ की रानी बना दिया। अब बची कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया खामोश खड़ी थी। कहाँ तो वह अपने पिता से इतना प्यार करती थी कि उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी, और कहाँ उसके प्रेम के विषय में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वजह एक थी, वह अपनी बहनों को पहचान गई थी कि धन के लालच में वह झूठी बातें करके राज्य का हिस्सा हड़प रही हैं, और उसके सीधे साधे पिता ने उसकी बातों पर कितनी जल्दी विश्वास भी कर लिया था। यह देखकर उसके दिल पर बड़ी ठेस लगी थी। उसका स्नेह सच्चा था, इसलिए वह सिर्फ इतना ही बोल सकी, पिताजी, मैं आपको उतना ही चाहती हूँ जितना एक बेटी अपने बाप को चाह सकती है। अपनी सबसे प्यारी बेटी से इतने से शब्द सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा ने उसे एक बार फिर जताया, कॉर्डेलिया बेटी, कहीं तुम बोलने में कुछ गलती तो नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी बात दोबारा कह सकती हो। सुनकर कॉर्डेलिया नम्रतापूर्वक बोली, पिताजी, मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। मेरे दिल में जो था वो मैंने कह दिया। मैं अपनी बहनों की तरह झूठ नहीं बोलती, और न ही मैं कुछ ऐसा कहूँगी जिसे बाद में पूरा न कर सकूँ। आप एक बात सोचिए कि क्या मेरी बहनों ने विवाह नहीं किया? क्या वे अपने पति और बच्चों से प्यार नहीं करती? फिर वे ये दावा क्यों करती हैं कि वह आपके अलावा किसी और को प्यार नहीं करती? आखिर मेरा भी विवाह होगा और मेरा पति भी मेरे प्यार का हिस्सेदार होगा। संतान होगी तो वह भी मेरे प्यार की अधिकारी होगी। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी अपने बाप से करती है। हाँ, एक बात और है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप मेरे पिता हैं, और आपने जितने लाड प्यार से मेरा पालन पोषण किया है उसका कर्ज तो मैं जीवन में कभी नहीं उतार सकती। मैं आज तक आपकी लाडली बेटी बनकर रही हूँ और आपकी हर आज्ञा को मैंने सिरोधार्य किया है। पिता की हैसियत से मैं आपको सच्चे दिल से चाहती हूँ और आगे भी ऐसा ही करती रहूँगी, लेकिन मैं आपके प्यार का झूठा प्रमाण पेश नहीं करूँगी। कॉर्डेलिया की यह बात सुनते ही राजा लियर आग बबूला हो गया। वह एकदम गुस्से से भड़क उठे और इसी गुस्से में आकर उन्होंने बाकी का तीसरा हिस्सा भी अपनी दोनों बेटियों के हवाले कर दिया। उन्होंने खजाना भी अपनी दोनों बेटियों को दे दिया। अपने गुजारे के लिए राजा ने दोनों राजकुमारियों के सामने एक शर्त रखी, जब तक मैं जिंदा रहूँगा अपने पास 100 अमीरों को रखूँगा और मेरी तथा मेरे साथियों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं 1 महीना बड़ी राजकुमारी के साथ और 1 महीना छोटी राजकुमारी के साथ रहूँगा। दोनों बेटियां राजा की बात मान गईं। राजा के दरबारी सोच रहे थे कि उसकी अक्ल सठिया गई है। उसने अपनी लाडली बेटी को तो कुछ भी नहीं दिया। दोनों लालची बेटियों के नाम पूरा राजपाट कर दिया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के सामने यह बात कह सके। सारे दरबारी खामोशी से राजा का फैसला सुन रहे थे, मगर एक व्यक्ति चुप न रह सका। वह राजा का बड़ा वफादार और योग्य सामंत था।
जिसका नाम था केंट। ओके, उसने उठकर बड़ी विनम्रता से राजा से कहा कि उन्हें वह प्यारी तथा लाडली बेटी समझ रहे हैं। वे उनसे सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि जिसे दोषी मानकर ठुकरा रहे हैं। हकीकत में वही बेटी राजा से सच्चा प्रेम करती है। राजा लियर उस सामंत की बात को हमेशा मानता था, लेकिन आज उसकी बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी। उसकी बात सुनते ही उसे गुस्सा आ गया और उसे देश से निकाल दिया। यानी केंट को अपने यहाँ से राजा निकाल देता है, केंट वहाँ से चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसे देश से निकाल दिया। सामंत के यानी केंट के जाने के बाद राजा ने कॉर्डेलिया के दोनों प्रेमियों को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या अब भी तुम मेरी बेटी कॉर्डेलिया को चाहते हो? अब वह कंगाल व दर दर की भिखारिन बन चुकी है। ऐसी हालत में जो भी चाहे उससे शादी कर सकता है। यह सुनते ही बरगंडी का राजकुमार बोला, महाराज माफ़ कीजिए, मैं तो एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था, दर दर की किसी कंगाल भिखारिन से नहीं। ओके, तो इसलिए बरगंडी का राजकुमार उससे शादी करना नहीं चाहता है, वह उसे छोड़ देता है। ओके, यह सुनते ही फ्रांस का राजकुमार आगे आता है। उसने कॉर्डेलिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चलो कॉर्डेलिया, मेरे साथ चलो और फ्रांस जैसे खूबसूरत देश की रानी बनो। यह देश तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। कॉर्डेलिया ने रोते हुए अपने पिता की ओर देखा और उनसे विदा ली। फिर अपनी बहनों की ओर देखकर बोली, मेरी बहनों, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पिताजी का ख्याल रखना। उसकी बड़ी बहन गोनरिल बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, बस बस, यह दिखावा रहने दे, अपने पति की ओर ध्यान दे। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और इससे ज़्यादा बातें सुनने की हिम्मत अब कॉर्डेलिया में नहीं थी। इसलिए मन ही मन अपने पिता की मंगल कामना करती हुई वह अपने पति के साथ विदा हो गई। इधर शर्त के मुताबिक राजा लियर अपने 100 अमीरों के साथ बड़ी बेटी के महल में रहने लगा। राजा लियर को महल में रहते हुए पूरा महीना भी नहीं गुजरा था कि बड़ी बेटी के तेवर बदलने शुरू हो गए। कई दिन तक वह अपने पिता की खबर लेने नहीं आती। अगर कभी राजा लियर खुद उनसे मिलने के लिए चला जाता था तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। अब वह पिताजी जो दिलो जान से चाहता था उन्हें बोझ लगने लगा था और वह उसे पिताजी की जगह बुढ़ा कहकर बोलने लगी थी। सेवक सेविकाओं के सामने वह अक्सर कुछ न कुछ कहती रहती। न जाने इस बुढ़े ने क्या समझकर उन लोगों को मेरे घर में लाकर बैठा दिया है, जैसे मेरा घर नहीं कोई कबाड़खाना हो। वह अपनी उम्र तो गुजार चुका है, अब उन्हें यह हरकतें छोड़ देनी चाहिए। अब तो पड़े पड़े खाना खाता रहे और भगवान का नाम लेता रहे। राजकुमारी की इन्हीं हरकतों से नौकर भी राजा के काम में लापरवाही बरतने लगे। वह राजा के काम से जी चुराने लगे थे और उनकी इन हरकतों को गोनरिल नज़रअंदाज कर दिया करती थी। राजा लियर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उसके लिए जान देने का दावा करने वाली बेटी 1 महीने में ही उससे उकताने लगी थी। उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब राजा लियर की स्थिति किसी बेबस पंछी के समान थी जो फड़फड़ा तो सकता है मगर कर कुछ भी नहीं सकता। एक था सामंत, कोई केंट, जिसे राजा ने देश से निकाल दिया था। दुनिया की नज़र में तो वह देश से निकाला जा चुका था, मगर गुप्त रूप से उसकी नज़र राजा पर रहती थी। वह एक नज़र में ही अंदाज़ा लगा लिया करता था कि उसका राजा किस विपत्ति में है। केंट जो है बहुत ही वफादार था। उसे आने वाले खतरे का पहले से ही अनुमान था, इसलिए उसने वफादार होने के नाते अपने राजा को बेटियों के सहारे नहीं छोड़ा था
और न ही उसे उसकी बेटियों पर भरोसा था, क्योंकि वह पहले ही उनकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था और उनकी मक्कारी को जानता था। एक दिन एक गरीब नौकर की वेशभूषा धारण करके वह राजा के पास महल में पहुंच गया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके ऊपर राजा को जरा भी शक न हुआ। वह उसका वही वफादार सामंत यानी केंट है जिसे उसने देश से निकाल दिया था। केंट को देश से निकाल दिया था, वही केंट यहाँ पे आया है। राजा ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और उससे पूछा, बताओ युवक, तुम क्या चाहते हो? केंट बड़े दयनीय स्वर में बोला, हुजूर, मुझे नौकरी मिलेगी? राजा लियर सोच में डूब गया। वह तो यहाँ खुद दूसरों के सहारे पर पड़ा हुआ था। वह अब इस हालत में नहीं था कि किसी को नौकर रख सके। उसे सोचते हुए देखकर सामंत स्थिति भाप गया और बोला, महाराज, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपकी बची कुची खाकर भी गुजारा कर सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ अपना पेट भरना है। इतना सुनते ही राजा ने पूछा, क्या काम जानते हो? महाराज, साफ सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोने से लेकर मेहमानों की देख रेख सब कुछ संभाल लूँगा। अब आपको और क्या बताऊं, बस आप मुझे एक मौका अवश्य देकर देख लें। राजा लियर ने परखने वाली दृष्टि उस पर डाली और बोले, देखने में तो तुम होशियार मालूम होते हो, मगर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कायस है, कायस या केयस आप कह सकते हैं, उसने बताया। ओके, तो केंट अपना नाम वो केयस बदलकर वो रखता है, CAIUS। ओके, केयस या कायस, उसने अपना नाम कायस बताया। राजा ने उसे गरीब जानकर नौकरी पर रख लिया। पहले दिन ही कायस को अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि किसी नौकर ने राजा को कुछ अपशब्द कह दिए और उन्हें बुरी दृष्टि से घूर दिया था। केंट को यह बात बड़ी बुरी लगी, केंट यानी केयस या कायस, और उसने उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे अधमरा कर दिया। अपनी मुसीबत की इस वक्त में राजा ऐसे वफादार नौकर को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी और सामंत के प्रति उसका झुकाव भी कुछ ज़्यादा हो गया। राजा के साथ उसके कुछ पुराने नौकर भी थे। उनमें एक ऐसा नौकर भी था जो कोई काम न कर अपनी उल्टी सीधी बातों से सबको हंसाया करता था। इतना ही नहीं, वह मजाक में कभी कभी राजकुमारियों पर ताने भी कस दिया करता था और सीधे सीधे राजा के ऊपर कटाक्ष भी कर दिया करता था। इस तरह केंट अपनी सेवा भक्ति से और वह हंसाने वाले सेवक यानी जो फूल था, अपनी तुकबंदियों से राजा की सेवा करते रहते थे। लेकिन वह राजकुमारी की बातों से बड़े तंग थे, जो रात दिन राजा को कुछ न कुछ कहती रहती थी। एक दिन वह झल्लाती हुई राजा के कमरे में आई और बोली, वो बोली, पिताजी, अब मैं आपसे और आपके इन अमीरों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब इनसे मेरा पीछा छुड़वाइए। अब यह भीड़ भाड़ और फिजूल खर्ची मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इन लोगों के साथ अब मैं आपको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आप यहाँ से निकल जाइए। बड़ी बेटी वह निकलने के लिए कह देती है। यह सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन सेवकों को आदेश दिया कि हम मजली राजकुमारी के यहाँ जाएंगे, यानी रीगन के यहाँ हमारी सवारी का इंतज़ाम किया जाए। उसका हुक्म पाते ही सारी तैयारियां हो गई। इसके बाद राजा
वहाँ से जाने से पहले राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर तेरे यहाँ इंसाफ है, अगर तू सच्चा है तो मेरा श्राप खाली न जाए। मैं श्राप देता हूँ कि इस दुष्टा को कभी संतान न हो। अगर हो तो ऐसी हो जो इसे जीवन भर इसी तरह संताप की आग में जलाती रहे, जैसा इसने मेरे साथ किया है, ताकि इसे पता चले कि बुरी संतान का दुख कितना अधिक दुखदायी होता है, कितनी तड़प होती है जब वह अपने माता पिता का अपमान करती है। लेकिन गुनरिल को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। उसने तो उसके जाने पर राहत की सांस ली। उनके जाने के बाद अपनी बहन रीगन के नाम एक पत्र लिखा। जब राजा वहाँ से निकल लेता है तो वह रीगन के नाम एक पत्र अपनी छोटी बहन, जो रीगन है सेकंड नंबर की, उसके नाम वह लेटर लिखती है। वह लिखती है, प्यारी बहन, यह पत्र लिखते वक्त मेरा दिल बड़ा दुखी हो रहा है, क्योंकि अभी अभी पिताजी मुझसे रूठकर तुम्हारे महल के लिए रवाना हुए हैं। तुम शायद यही समझोगे कि मेरी किसी सेवा की कमी या दूसरी वजह से जिसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराई जाऊं। 1 महीने से पहले ही उन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है। किसी को भी ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, इसलिए मैं तुम्हें सारे हालातों से पहले ही अवगत करा रही हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है कि शर्तों के अनुसार पिताजी को 1 महीना मेरे साथ मेरी देखरेख में रहना था। 1 महीना क्या, पिता होने के नाते वे सारी उम्र भी मेरे साथ रहते तो मुझे कोई कष्ट नहीं था। लेकिन उनके 100 सामंतों को कौन संभाले? हर सामंत अपने आप को महाराज समझता है। वे चाहते हैं कि उनकी सेवा के लिए सदा नौकरों की फौज तैयार रहे, शराब पानी की तरह बहती रहे और खजाने का मुंह खुला रहे। यदि तुम मेरी जगह होती तो क्या यह सब सहन करती? कभी नहीं। और मुझे विश्वास है कि कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। अब महाराज बूढ़े हो चुके हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी मनमानी में गुजारी है। इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे किसी दूसरे के कहे को भी मानना चाहिए। किसी समय उसे दब कर भी रहना पड़ता है। अगर तुम ही बताओ, अगर मैंने फिजूल खर्ची को रोका है तो क्या बुरा किया? महाराज ने इसे अपना अपमान समझ लिया। अब वे रूठकर मेरे पास से चले गए। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज मेरी बात को कभी नहीं ठुकराते और मेरी बात को समझने की कोशिश भी नहीं करते। अगर उनके साथ खुशामदियों की फौज न होती, वे उन्हें बहकाते रहते हैं, और बहकाए भी क्यों नहीं। उनकी ऐसी मौज मस्ती में फ़र्क तो आता है। फिर महाराज तो तुम पर बड़ा गुमान था। अगर उन्हें यह यकीन होता है कि एक जगह से ठुकराए जाने पर दूसरी जगह शिष्टाचार के बंधनों में बंधना ही पड़ता है, तो वे इस तरह दुनिया की नज़रों में मुझे ठुकराकर बुरा बनाकर कभी नहीं जाते। बहन, मैंने सारे हालातों से तुम्हें अवगत करा दिया है। अब मेरी और अपनी लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरे अनुभव से तुम कुछ लाभ उठा सको तो मैं अपनी इस प्रेरणा को सार्थक समझूंगी। आगे तुम्हारी इच्छा। बाकी बातें यदि जानना चाहो तो संदेश वाहक से मुँह जुबानी पूछ लेना। तुम्हारी शुभचिंतक बहन गुनरिल। गुनरिल पत्र लिख करके वह एक संदेश वाहक से रीगन के यहाँ राजा के पहुँचने से पहले ही वह भेज देती है। इस पत्र को लिखकर एक बार गुनरिल ने उसे पढ़ा, फिर बंद करके उसे एक लिफाफे में रखकर एक सेवक को बुलाकर कहा, जाओ, अस्तबल से तीव्र गति वाला एक घोड़ा लेकर जल्दी से जल्दी यह पत्र मेरी बहन तक पहुंचा आओ। याद रहे, महाराज के वहां पहुंचने से पहले ही यह पत्र मेरी बहन तक पहुंच जाना चाहिए। जाओ, शीघ्र जाओ। जब तुम वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। पत्र लेकर नौकर वहां से 9-11 हो गया। संयोगवश जिस वक्त गुनरिल का सेवक पत्र लेकर वहां पहुंचा, उसी समय कायस, जो केंट अपना नाम बदल करके रह रहा था, भी राजा का पत्र लेकर वहां पहुंच गया। यानी केयस या कायस भी वहां पहुंचता है
और गोनरिल का सेवक भी पत्र लेकर वहाँ पर पहुँचता है। राजा लियर ने कायस द्वारा भेजे हुए पत्र में रीगन के नाम एक संदेश भेजा था। वह उनसे मिलने आ रहे हैं और इसलिए वह उनका स्वागत धूमधाम से करे और उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। इसलिए वह पहले ही वह पत्र भेज दिया था कायस से। जो सेवक गोनरिल का पत्र लेकर रीगन के यहाँ पहुँचा था वह वही था जिसने एक बार राजा लियर की बेइज्जती की थी और कायस ने उसे बहुत पीटा था और अधमरा कर दिया था। उसे कायस ने एक पल में ही भांप लिया था। उसे देखते ही वह समझ गया कि वह किस विचार से वहाँ आया होगा। अतः उसे देखते ही कायस के तेवर बदल गए। उसने वहीं उसे दबोच लिया और उसे बहुत पीटा। तुरंत ही रीगन को इस बात की सूचना मिली। उसने तुरंत ही कायस को गिरफ्तार करवा लिया और उसके हाथ पैर बंधवाकर उसे एक कटघरे में बंदी बनवा दिया था। पीछे पीछे राजा की सवारी आ रही थी। जैसे ही राजा ने महल के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर कदम रखा, राजा ने देखा कायस बंदी बना हुआ कटघरे में कैद है। राजा के लिए पहला अपशकुन था। कहाँ तो उसने सोचा था कि वहाँ जाकर भारी स्वागत होगा, कहाँ उसे यह आलम देखने को मिला। एक सेवक भी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर मौजूद नहीं था। राजा को हालात समझने में देर नहीं लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने द्वारपाल से पूछा, राजकुमारी कहाँ है? द्वारपाल ने बताया कि राजकुमारी अपने सेनागार में आराम कर रही हैं और सुबह से पहले मुलाकात नहीं हो सकती। इतना सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी तथा होंठ फड़फड़ाने लगे। इतनी बेशर्मी, इतनी बेरुखी, जिस बाप ने अपने सिर का मुकुट उतारकर तुम्हारे माथे पर रख दिया, उसका ऐसा अपमान, ऐसी औलाद को वह क्या करे। इससे अधिक वह कुछ न बड़बड़ा सका। तभी उसकी नज़र महल के एक अन्य प्रवेश द्वार पर पड़ी, जिसमें से निकालकर गोनरिल आंगन पार करती हुई महल के फाटक की ओर बढ़ रही थी। उसे देखते ही राजा लियर आश्चर्य में पड़ गया। तभी उसे महल के दरवाजे पर रीगन दिखाई दी। आगे बढ़कर उसने अपनी बड़ी बहन का स्वागत किया और हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। यह देखते ही राजा क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाकर बोला, गोनरिल, क्या तुझे मेरे बुढ़ापे का भी लिहाज नहीं? राजा लियर की बात पूरी होने से पहले ही रीगन बोली, इसे तो आपका लिहाज है और वह हमेशा करेगी भी, लेकिन एक शर्त पर। पहले आपको अपनी मनमानी के लिए उससे माफ़ी मांगनी होगी और प्रतिज्ञा करनी होगी कि आपको हमेशा इसकी आज्ञा माननी होगी। अब यह रानी है और इसके साथ आपकी संरक्षिका भी। अगर आपको उसकी आज्ञा में रहना स्वीकार है तो अभी भी आप इसके साथ महल में लौट सकते हैं। इसे कोई आपत्ति न होगी। राजा को लगा जैसे उसके मस्तिष्क पर किसी ने जोरदार चोट की है। उसने एक नज़र अपने बूढ़े और कमज़ोर शरीर पर डाली, फिर रीगन की तरफ देखा जो घमंड से अपना सर उठाए खड़ी थी। फिर सहमे हुए अंदाज में बोला, अगर मैं तुम्हारे ही महल में रहना चाहूँ तो? रीगन को उससे ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी। वह तुरंत बोली, फिर आपको मेरी आज्ञानुसार चलना होगा। फिर उसके बाद कायस को भी छोड़ दिया गया। रीगन की बात सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह गिरने से बाल बचा। तभी उसे अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया की याद आ गई। वह आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाने लगा, मेरी लाडली बेटी कॉर्डेलिया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। मैंने तुम्हारे दिल को बड़ी चोट पहुँचाई है। काश मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो जाता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मुझे उदास देखते ही तुम्हारा फूल सा चेहरा कुम्हला जाता था। मेरे सिरहाने घंटों बैठकर मेरे सिर को सहलाते हुए पूछती, पिताजी कहाँ दर्द है? ओ भगवान, कितना मीठा बोलती थी वह, कितना स्नेह था।
उसके कोमल स्पर्श में मैं उसकी बातों में इस तरह गुम हो जाता था मानो सपना देख रहा हूँ। विदा होते समय उसने मेरी ओर कैसी नज़रों से देखा था, जैसे घायल पक्षी शिकारी को देखता है। हाय, उस वक्त मेरा दिल क्यों न फट गया, क्यों न मेरी ज़बान जल गई जब मैंने उसे महल से निकाला था। न जाने कहाँ होगी मेरी कार्डेलिया। मुझे विश्वास है कि वह मुझे क्षमा कर देगी और मेरे सीने से लग जाएगी और अपने आंसुओं से मेरे दिल के जख्मों को धो देगी। एक तरफ तो राजा लियर का दिल खून के आंसू रो रहा था और दूसरी तरफ आकाश में काली घटाएं घिर आई। देखते ही देखते जोरों से बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, चिड़ियां उड़कर अपने घोंसलों में पहुंच गई, कुत्ते बिल्ली अपनी माद में जाकर छुप गए, मगर राजा लियर खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ था। वह राजा लियर जिस पर कभी बारिश में हजारों नौकर चाकर छत्ते बनाने के लिए एक साथ आगे बढ़ते थे, जिस पर चंवर डुलाने के लिए सैकड़ों अमीर उतावले रहते थे और ऐसा मौका पाने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे, आज वही राजा खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ था। आज उसकी तरफ किसी को देखने की भी फुर्सत नहीं थी। दुख के अंतिम सिरे पर इंसान का विवेक भी उसका साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसी ही दशा राजा लियर की हुई थी। वह पागलों की तरह चीखता चिल्लाता हुआ तूफान में छलांग लगा गया। आओ आओ आंधियों और तूफानों, और भी अधिक घिर घिर कर आओ, बहो और इतनी रफ्तार से बहो कि ये आसमान फट जाए और धरती हिलने लगे। हे बादलों, इतनी जोर से बरसों की धरती का पाप तुम्हारी लहरों में समा जाए। हमेशा के लिए दुनिया से मनुष्य और कृतज्ञता को मिटा डालो। तूफान को चीरता हुआ लियर अंधियारे में खो गया। कायस और फूल, एक फूल था जो हंसाता था राजा को, वो महाराज करते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे। राजा लियर पागलों की तरह बेतहाशा भाग रहा था। वह पत्थरों, चट्टानों, झाड़ झंखाड़ों को कूदता फांदता हुआ जंगल में जा पहुंचा। अचानक कायस ने उसे पकड़ लिया। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया बुझाया और बड़ी मुश्किल से एक गुफा के भीतर ले गया। राजा और कायस से पहले फूल ने गुफा में झांक कर देखा। वैसे ही वह भूत भूत कहकर वहां से चिल्लाता हुआ बाहर आया। जिसको देखकर वह बाहर भागा था, वह ऐसा शख्स था जो आंधी तूफान से बचने के लिए गुफा में बैठा हुआ था। वह कोई भिखारी पागल नहीं था। उसका पेट भूख के मारे पीठ से चिपका हुआ था, चेहरे पर मुर्दाई छाई थी और तन के कपड़े फट जाने के कारण चिथड़े हो गए थे। उसे देखकर राजा ने आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम भी मेरी तरह शायद हालातों का शिकार हो। चोट खाए बिना कोई भी मनुष्य इस दशा का शिकार नहीं होता। यह नज़ारा देखकर कायस ने समझ लिया कि राजकुमारों के दुर्व्यवहार के कारण राजा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अब कायस एक पल भी गंवाए बिना राजा को फूल के सहारे छोड़कर नगर की ओर तेजी से चल दिया। अगले दिन सुबह होने से पहले ही वह लौट आया। उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो आज भी राजा के वफादार थे और राजा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते थे। उसी जंगल में जोवर नाम का एक पुराना किला था। ओके, डॉवर, DOVER, डॉवर नाम का एक किला था। उसी किले में कायस ने राजा और उन लोगों के रहने का इंतज़ाम कर दिया। उसकी सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर सीधा फ्रांस जा पहुंचा। ओके, वहाँ फ्रांस वह चला गया। वहाँ जाकर उसने कार्डेलिया और उसके पति को राजा लियर की दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाई थी।
अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर कॉर्डेलिया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने पति को आज्ञा दी कि उसी समय एक बड़ी सेना लेकर जाए और तुरंत इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाए। वह अपनी दोनों बहनों को मजा चखाना चाहती थी। उधर राजा लियर को कायस ने जिन लोगों की देखरेख में छोड़ा था, उनकी नज़र बचाकर राजा एक दिन वहां से भाग निकला। जब कॉर्डेलिया की सेना डोवर के किले के पास पहुंची तो उससे पहले ही वहां कॉर्डेलिया की सेना ने उसे डोवर के जंगलों में पागलों की तरफ भटकते हुए देखा। उसने जंगली घास का ताज बनाकर अपने सिर पर पहन रखा था और झाड़ झंखाड़ व पेड़ पौधों से कह रहा था, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, राजा। इस तरह से वह बोलता हुआ इधर उधर घूम रहा था। अपने प्यारे पिताजी की ऐसी दशा देखकर कॉर्डेलिया का हृदय फटा जा रहा था। उसने तुरंत अपने साथ आए हुए वैद्यों की ओर देखा तथा बोली, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि एक बार सिर्फ मेरे पिताजी को इतना होश में ला सके कि वह मुझे पहचान ले? मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। दोनों वैद्य तुरंत राजा के उपचार में लग गए। उन्होंने अपना पूरा तजुर्बा राजा के इलाज में लगा दिया। कॉर्डेलिया अलग अपने स्नेह का अमृत राजा पर उड़ेल रही थी। वैद्यों की दवाइयाँ तथा उपचार और कॉर्डेलिया के प्रेम के कारण राजा जल्दी जल्दी अच्छा होने लगा। फिर जब होश आने पर राजा ने कॉर्डेलिया को पहचाना तो वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू छलकने लगे। राजकुमारी राजा से लिपटकर रोती हुई उसे तसल्ली भी देती जा रही थी, मगर राजा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इधर यह पवित्र और भावुक मिलन हो रहा था और उधर इंग्लैंड में एक नया ही कांड उपस्थित हो गया था। इंग्लैंड के एक पड़ोसी राजा का वजीर, जिसका नाम था एडमंड, वह बड़ा अयास किस्म का व्यक्ति था तथा स्वभाव से भी कुटिल प्रवृत्ति का था। अपने पिता के मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने बड़े भाई की हत्या करके खुद सिंहासन का अधिकारी बन गया था। वह बड़ा लालची आदमी था। संयोगवश वह भी अभी कुंवारा था। वह बड़ा ही सुंदर था। उसकी सुंदरता की प्रशंसा उन दोनों बहनों गोनोरिल और रीगन ने भी सुना था। दोनों बहनों को राजा लियर की सहायता के लिए कॉर्डेलिया के आने की खबर मिल चुकी थी। इसीलिए उन दोनों बहनों ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और ग्लॉसेस्टर के नेतृत्व में उसे डोवर की तरफ भेज दिया। इसी बीच एक दिन मझली बहन रीगन के पति राजकुमार कार्नवाल की मृत्यु हो गई। एडमंड के प्रति अपना प्यार प्रकट करने के लिए उसे एक अच्छा मौका प्राप्त हुआ था। अब वह आज़ाद थी तथा कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं। इसलिए उसने अपनी शादी की घोषणा एडमंड के साथ कर दी। वह एडमंड से प्रेम करती थी। जब बड़ी राजकुमारी को इस बात की खबर लगी, यानी रीगन का पति जब कार्नवाल मर गया तो रीगन ने एडमंड से शादी करने की घोषणा की। तो जब बड़ी राजकुमारी को इस बात की खबर लगी कि रीगन एडमंड से शादी करने जा रही है तो वह जलकर खाक होने लगी। उसके सीने पर सांप लौटने लगा। पिता के जाने के पश्चात गोनोरिल ने पिता के साथ साथ पति के प्यार को भी ठुकरा दिया था और वह भी दिन रात यही सपना देखने लगी थी कि एडमंड को अपना जीवन साथी बनाए। जिस दिन से गोनोरिल ने उसकी प्रशंसा सुनी थी, उसी दिन से उसके दिल में एडमंड की तस्वीर छप चुकी थी। अब तो रात दिन सोते जागते उसे एडमंड के सपने दिखाई देते थे। वह हर समय उसके ख्यालों में ही खोई रहती थी। उसका बस अब एक ही सपना था कि वह किसी न किसी तरह
एडमंड को अपने प्रेम जाल में फंसा ले, उसे अपना दीवाना बना ले। मगर अब उसकी छोटी बहन रीगन ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। अब वही उसके रास्ते की बाधा बन रही थी और वह उसके दिल में शूल बनकर चुभ रही थी। बहुत सोच समझकर गोनरिल ने एक योजना बनाई कि क्यों न रीगन को जहर देकर अपने रास्ते से हटा दिया जाए। उधर गोनरिल के पति को रीगन की हत्या और गोनरिल के गुप्त प्रेम के बारे में पूरी भनक पड़ चुकी थी। इन दोनों अपराधों की वजह से उसने गोनरिल को कैद करवा लिया। इस बात से उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने गले में फंदा डालकर फांसी लगा ली। पहले रीगन ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी और उसके दूसरे दिन गोनरिल ने फांसी लगा ली। इस तरह भगवान के विधान के अनुसार उन दोनों बहनों को उनके कुकर्मों की सज़ा मिल गई और राजा का दिया श्राप भी सच हो गया। उधर ग्लाउसेस्टर को अपनी सेना सहित आया सुनकर कॉर्डेलिया भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गई। कॉर्डेलिया भोली भाली थी, वहीं ग्लाउसेस्टर बहुत ज़्यादा धूर्त और मक्कार था। उसने सीधे साधे युद्ध न करके अपनी कूट चालें चलनी शुरू कर दी और एक दिन सोती हुई कॉर्डेलिया को बंदी बना लिया। वहीं उसने पिता की मंगल कामना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा के पास दोनों खबरें एक साथ पहुंची, एक तो कृतज्ञ राजकुमारियों की और दूसरी अपनी बेटी कॉर्डेलिया के बलिदान की। राजा को गोनरिल व रीगन की मृत्यु का कोई अफसोस न हुआ, मगर कॉर्डेलिया की मौत का बेहद सदमा पहुंचा। उसने भी रो रो कर तभी अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि दोनों का अंतिम संस्कार एक ही स्थान पर एक ही समय पर हुआ था। और उधर ग्लाउसेस्टर की किस्मत का सितारा चमक उठा, लेकिन ज़्यादा समय तक वह भी रह न सका। तो इस तरह से फ्रेंड यह प्ले समाप्त होता है। आगे यहाँ पे किंग लियर राजा और ये कॉर्डेलिया और इसके तीनों बेटियाँ। Okay, thank you for watching my video.